न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अभी तक हम लोगों ने न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिस्कस किया है। आज हम करने जा रहे हैं उसका सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें हम लोगों ने कहा कि न्यूटन ने कहा है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो अपनी स्टेट चेंज तब तक नहीं करेगी जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। ठीक है, ये तो था कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाई जाए। आज हम उसके सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाते हैं तो सेकंड लॉ में इसको यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से? हम लोगों ने कहा कि अगर कोई बॉडी मूव करती है या रेस्ट में है तो वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट तब तक चेंज नहीं करती जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती। इसका मतलब है फोर्स लगाना ज़रूरी है। तो हमारे पास एक चीज़ क्या आ गई, फोर्स। तो सेकंड लॉ में हम लोगों ने देखना है कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगाई जाती है, जिसके नतीजे में वो कुछ मूवमेंट करती है, कुछ डिस्टेंस कवर करती है, कुछ टाइम लेती है डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो हमने कहा कि कोई बॉडी के ऊपर जब कोई मूव करती है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगाई जाती है उस फोर्स के नतीजे में हमारे पास दो चीज़ें हासिल होती हैं। एक होता है एक्सीलरेशन और दूसरा है उस बॉडी का मैस। फोर्स हमने कितनी लगाई कि उसमें कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ और बॉडी का मैस कितना था, हैवियर बॉडी थी या लाइटर बॉडी थी, उसके लिहाज से हम देखेंगे कि कितनी फोर्स लगेगी। ठीक है, फोर्स का रिलेशनशिप हमने देखना है एक्सेलरेशन और मैस के साथ क्या रिलेशन है फोर्स का किसी मूविंग बॉडी के। तो उसको हम नाम देंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन। ठीक है, चलिए अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं ज़रा। इसकी डेफिनेशन क्या है, बुक पे आ जाते हैं। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब कोई फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। वो क्या करेगी, फोर्स उस बॉडी में कुछ एक्सेलरेशन क्रिएट कर देगी और उसकी डायरेक्शन होगी फोर्स की डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स करे लगाएंगे हम लोग, अब उसी डायरेक्शन में वो बॉडी एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगी। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज़, जो मैग्नीट्यूड है इस एक्सेलरेशन की जितनी भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जितनी उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। सो पहली चीज़ हमें क्या पता चली, एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ इसकी डेफिनेशन से हमें क्या पता चली है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस। और सेकंड थिंग क्या है, जो फोर्स लगेगी वो मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है। पहली चीज़ हम लोगों ने डेफिनेशन से ली कि जो फोर्स लगेगी वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और वही एक्सेलरेशन जो क्रिएट होगा उस बॉडी में उस फोर्स के नतीजे में वो क्या होगा, मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैस हैवियर होगा तो एक्सेलरेशन लेसर प्रोड्यूस होगा क्योंकि हैवी बॉडीज़ को फोर्स ज़्यादा रिक्वायर होती है। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब ही ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी डिक्रीज करेगी। ठीक है, या अगर एक चीज़ इधर वाला एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है तो मैस इसका मतलब है डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इन्वर्स रिलेशंस यही होते हैं जिसमें एक चीज़ अगर इंक्रीज करती है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज करती है। अब हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए हैं, 1 और 2। इस चीज़ को हम 1 को लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। इधर लिख रहे ए या एफ, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चीज़ें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके एक फॉर्म में लिख सकते हैं।